सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और प्यारी बुआ का नमस्कार। भाई झोली भर प्यार लेकर हाजिर हो गई प्यारी बुआ, क्योंकि भाई सखी सहेली कार्यक्रम है, हमारे सभी श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। तो बुआ जी आज हमारे कार्यक्रम के झोली में क्या क्या है? भाई बहुत सारी चीजें रहती हैं और आज का दिन जो है वो खास तौर से व्यंजन का है, तो ये तो सभी को पता है कि कुछ खाने पीने की बात तो बताई ही जाएगी, है कि नहीं पूनम बिटिया? और उसके संग संग और भी विषय होंगे, लेकिन सखी विशेष भी जो होता है उसमें आज हम किसको लेकर हाजिर हैं, ये बताओ तुम। आज हमसे जुड़ेंगी रंगमंच निर्देशक हैं नीलम मानसिंह चौधरी। अब ये तुमने चौंकाने वाली बात कर दी कि जुड़ेंगी या हम उनके बारे में बताएंगे। अब हमारे श्रोता सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आ गई हो स्टूडियो में जी, नहीं, तो लेकिन आदत से जुड़ेंगे। हाँ, उनकी बातें जब बताएंगे तो जाहिर है जुड़ भी जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं रूबरू होंगे कि हम उनकी आवाज सुन सके। लेकिन हाँ, उनके बारे में कोशिश करेंगे कि तमाम जानकारियां दें कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है कि नहीं। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हम आजकल भूल से गए हैं वो है किताबें, पुस्तकें पढ़ना भूल गए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी जानेंगे कि भाई क्यों जरूरी है किताबें पढ़ना और कितने महत्वपूर्ण है ये चीजें। बिल्कुल बहुत जरूरी है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो बताना बहुत जरूरी है कि नहीं। और बुआ जी हम सारे श्रोताओं को पहले से ही बधाई दे देते हैं दोस्ती की, फ्रेंडशिप डे की। अच्छा, तो भाई जो दोस्ती दिवस आने वाला है उसके बारे में तुम बता रही हो। यही तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो खास है जो 7 तारीख को है, और दोस्ती के जो मायने हैं वो क्या हैं, क्यों दोस्त जरूरी हैं। वैसे तो किताबें अच्छी दोस्त हैं हमारी, लेकिन ये एक तरफा हो जाती है जैसे दोस्ती ना। लेकिन जब दो तरफा हो तब उसमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या मायने हैं, कैसे दोस्त होने चाहिए, तो ये तो हम बात करेंगे। लेकिन चले नीलम मानसिंह जी के पास। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं श्रोताओं की नीलम मानसिंह जो हैं वो रंगमंच क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने पंजाबी रंगमंच को एक नया आयाम दिया, उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। और उनका जन्म जो है वो साल 1950 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। संपन्न परिवार में जन्मी नीलम मानसिंह के पिता डॉक्टर थे। हालांकि इस दौर में महिलाओं का ज़्यादा पढ़ना लिखना और इस तरह के क्षेत्र में जाना, अपना कैरियर बनाना अच्छा नहीं माना जाता था, पर नीलम मानसिंह के पिता ने अपने बच्चों को शिक्षा और अपने भविष्य को तय करने की पूरी आज़ादी दी थी। और देखो उसी का नतीजा हुआ ना कि इस तरह से उनका नाम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक रंगमंच को एक नया आयाम दिया, उसको पहचान दिलाई और अपने देश के बल्कि अपने प्रांत के बारे में जो भी उनकी खूबियां थी उनको सबके सामने लेकर आई वो। तो उनकी पारंपरिक शिक्षा तो जाहिर है कि अमृतसर में हुई और उन्होंने मनोविज्ञान विषय में BA किया। फिर अमृतसर पंजाब विश्वविद्यालय से जो उन्होंने ली बैचलर की डिग्री, और बाद में सन 1972 में उन्होंने MA कर लिया। फिर रंगमंच में उनकी रुचि जो थी वो स्कूल कॉलेज के समय से ही थी, पर उन्हें इस विषय में उतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि विद्यालयों में तो इस तरीके की कोई औपचारिक शिक्षा दी नहीं जाती। लेकिन चूंकि रुचि थी तो वो कॉलेज में होने वाले नाटकों से जुड़ी रहती थी और एक दिन उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जैसे कि कहते हैं ना कि नाटक करने वालों का एक बिल्कुल धार्मिक स्थल है वहां जाने का उन्होंने मन बना लिया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाकर उनकी मुलाकात इब्राहिम अलकाजी से हुई, जो कि विद्यालय के निर्देशक थे और जाने माने फिल्मकार हैं। हाँ, सभी नाम हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं। बिल्कुल। तो वहां जाकर उन्होंने अभिनय और निर्देशन की बारीकियां सीखी। आज के दौर के जो दिग्गज कलाकार हैं जैसे कि नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, राज बब्बर, सुरेखा सीकरी जैसे महान कलाकारों के साथ उन्होंने जो पढ़ाई की नाटक की। बिल्कुल क्लासमेट रही इसका मतलब ना। जी। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उनका 3 साल का जो कोर्स था उसके होने के बाद, जैसा कि होता है बुआ जी परिवार वालों ने उनका विवाह पुष्पिंदर सिंह चौधरी से करा दिया और वो विवाह के बाद मुंबई आ गई। देखो ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर पहले विवाह करवा दिया जाता है फिर लड़की का भाग्य, लेकिन नहीं। हाँ, चूंकि उनके पिताजी का पूरा सहयोग था, संबल था, तो उन्हें इस तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिला। अब जाहिर है कि नाटक से जुड़े जो प्रेम थे, उनका जो प्यार था वो फिर उनको रंगमंच की ओर ले गया और उन्होंने ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह के साथ मिलकर एक थिएटर कंपनी बना ली और जिसका नाम रखा मजमा। और इस कंपनी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे नाटक किए और कुछ सालों बाद नीलम सिंह चौधरी के पति का जो है तबादला जो है वो भोपाल हो गया। अब यहाँ आकर नीलम मानसिंह चौधरी भारत भवन से जुड़ी
और फिर उनकी मुलाकात बीवी कारंत से हुई। भारत भवन के निर्देशक थे और एक जाना माना नाम है यह। बिल्कुल। बीवी कारंत ने नीलम सिंह की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 2 बड़े नाटकों का निर्देशन करने का मौका दिया, जैसे कि लोक कथा और बेनाम जिंदगी। उसके बाद वो अपने पति के साथ चंडीगढ़ आ गईं और यहाँ से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। चंडीगढ़ पंजाब आकर नीलम जी ने ठान लिया था कि अब वो अपनी लोक भाषा में नाटक करेंगी। इसके लिए उन्होंने पंजाबी लोकगीत नृत्य की बारीकियां सीखी और पहला पंजाबी नाटक माही मेरा थानेदार का निर्देशन किया, जिसे काफी सराहा गया। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं होता है। ये तो वर्ड फेमस है ना कि आप किसी काम में आगे चलना चाहें तो सफ़र बहुत आसानी से नहीं मिलता है, थोड़ी सी तो कठिनाई आती है। अब पंजाब में रंगमंच बहुत लोकप्रिय नहीं था और ऐसे में नीलम द्वारा किए गए जो भी प्रयोगात्मक नाटक हुए, क्योंकि वो बहुत सारे प्रयोग कर रही थी नए नए, तो लोगों ने पसंद नहीं किया। एक बार मैं उसे स्वीकारा नहीं, पर उसी जुनून के साथ वो जुटी रही उस काम में। और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब में शिक्षिका के पद पर भी कार्य करने लगी। लेकिन जो उनका एक सपना था ना, वो उससे टस से मस नहीं हुई। और फिर जब ये हमने बता रहे ना डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, वहाँ उन्होंने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और वो नाटक थे किचन कथा, द सूट, यरमा, द मैड वुमन ऑफ चैलॉट। अब तक उन्होंने 25 से अधिक नाटकों का निर्देशन कर लिया था, जो कि देश और विदेशों में निर्देशित किया जा चुका था, मतलब दिखाया जा चुका था। पंजाबी थिएटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान दिलाने के लिए नीलम मानसिंह चौधरी को साल 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सर्वोच्च सम्मान है। फिर पश्चिमी लेखकों के नाटकों को पंजाबी लोक कला में सम्मिलित कर उसे अपने तरीके से पेश करना, ये इनकी खूबी थी। ये एक अलग तरीके का इनका हुनर था, इसमें इन्हें महारत हासिल थी और इन्होंने बहुत सब किया भी। तो जाहिर है कि एक पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नाटक थे उनको लोग वहाँ देख सके, समझ सके, क्या उसकी शैली है, क्या भाषा है, क्या विषय है। तो ये सारी बारीकियां जो है वो नीलम जी ने किया। आंखों को पढ़ना तो आसान है, लेकिन किताबें पढ़ना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है ना। मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन ज़रूरत जो उसकी है वो अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं होती। सामान्य ज्ञान हो, मोटिवेशनल बुक्स हो, प्रेरक जीवनी की किताबें हमारे अवचेतन मन को विकसित करते हैं, भावनात्मक स्तर पर बदलाव करती हैं किताबें। जुनून हौसले किताबों से मिलते हैं और हम कामयाबी की सीढ़ी में दौड़ते हैं। नई प्रेरणा, उत्साह का वर्धन होता है। किताबें हमारी परम मित्र हैं, ये हमारे साथी लिख रहे हैं। देखो ये सब बातें जो है ना वो तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं ही। और एक हमारे श्रोता ने लिखा भी है बुआ जी, वो लिखते हैं कि किताबें, नहीं ये भी हमारे श्रोता नहीं लिख कर भेजा था, हमने नहीं बोला, तुमने मत सोचना कि हमने कहा है। उन्होंने लिखा है कि किताबें ज्ञान का भंडार है, किताबें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराती हैं। बिना ज्ञान के व्यक्ति सदैव अंधकार में रहता है, किताब हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और सदैव उन्नति के पथ पर चलता रहता है। अतः हर घर में किताबों का होना आवश्यक है। बिना किताब का घर बिना खिड़की के कमरे के समान है। क्या उपमा दी है इन्होंने, बहुत सुंदर उपमा दी है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो कहते हैं ना कि नई ऊर्जा का आना बहुत जरूरी है ना। भाई हो गई ना पुस्तकें पुस्तकें पुस्तकें। और बुआ जी एक गुलजार साहब की एक रचना मुझे याद आ रही है। हाँ, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। क्या बात है, क्या बात है। सच है ना बुआ जी की डिजिटल से हम इतना जुड़ गए हैं ना। आज कुछ भी अगर हमको ढूंढना है, सर्च करना है या किसी के बारे में जानना है तो हम फौरन फोन उठाते हैं और ढूंढ लेते हैं। हाँ ना, लेकिन देखो ये तो हो गई बात ना पूनम बिटिया की जब ढूंढना है, करना है, लेकिन क्या हम वैसे किसी समय किताबों को सिर्फ ऐसे ही ना पढ़ें कि बस ज़रूरत पड़ी है, कुछ जानना है तो ही उठाएं। उनमें क्या लिखा है, कभी कभी वो विषय जो हमें पता ही नहीं है वो भी उसमें से मिल जाते हैं हमें, वो भी भावनाएं हमें मिल जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। ज़िंदगी का वो नज़रिया भी हमारे सामने आ जाता है जो हमने कभी सुना भी नहीं होगा।
तो ऐसा नहीं है कि जब आपको कुछ चाहिए तभी आप किताब के पास जाएं, आप वैसे भी जाएं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। आपकी रुचि हो सकती है खेल में, आपकी रुचि हो सकती है कविताएं पढ़ने में, तो ऐसे बहुत से लेखक, बहुत से ऐसे कवि हैं जिनकी किताबें आप देखकर पढ़ेंगे तो आपको आनंद तो महसूस होगा ही जी ना, साथ में आपका समय भी गुजरेगा। और बोलते हैं ना कि किताबें पढ़ने से जो मानसिक स्थिति होती है, मानसिक जो शक्ति होती है वो बढ़ती और कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी जो एकाग्रता बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किताबें पढ़ना शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। बिल्कुल सही बात है। बिना किताब के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। किताबों का इतिहास बहुत पुराना है। ताम्र पत्र से मोबाइल तक का सफर तय किया है, ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। इन्होंने लिखा, किताबों के बिना कैसा होता, मार्गदर्शन कैसे होता, अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी कैसे मिलती, शिक्षा आगे कैसे बढ़ती, भटके हुए को राह कैसे मिलती, पूजा पाठ के श्लोक कैसे हम तक पहुंचते। हालांकि ये सारी चीजें तो चलो ठीक है, फिर भी पुष्ट दर पुष्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी किताबें, जैसे हमने कहा, लेखक लिखते हैं उसको और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं उनसे, है ना। और ये भी है ना बुआ जी की जब हम इंटरनेट पे देखते हैं कुछ चीज तो उसमें वो प्रमाणित नहीं होता हम, लेकिन जब हम किसी की लिखी हुई बुक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लेखक का नाम होता है, संपादक जो है उनका नाम रहता है, तो हम ये तो विश्वास रख सकते हैं कि जो बातें उसमें लिखी है वो सच्ची है ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो होगी जानकारी की बात, लेकिन किताबों की बात जब आती है तो आप खाली समय में बैठे हों, आपको मतलब वही है कि एक तरफा वाली बात है, आप पूरे एकाधिकार है आपके उनके ऊपर, आप जब चाहे उठा के पढ़ लें और जब आपकी मर्जी हो तो आप उन्हें रख दें, या कोई और महत्वपूर्ण काम आ जाए तो आप उसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से जानकारी तो देती ही है पुस्तकें, लेकिन जो हर वक्त हमारी साथी होती हैं वो बहुत बड़ी मायने रखता है। और इसके बाद ये बात भी है कि हम केवल हमारे हाथ में किताब हो तभी सब कुछ नहीं है। जो हमने पढ़ा है हम उसको गुनते भी है ना, मनन करते हैं उसको, उसका आनंद बाद में भी लेते हैं, है ना। जैसे कि हम कोई भोजन अच्छा करते हैं तो बाद में भी उसको सोचकर मजा आता है, लेकिन इसके संग संग किताबों में तो ये बड़ी मजेदार बात है कि जब हम पढ़ते हैं उसके बाद जब उसको मनन करते हैं बार बार, फिर लगता है अच्छा उस समय पढ़ा था तो ये लगा था, अब हम सोच रहे हैं तो अच्छा ये इसमें लिखा था। तो उसको बहुत नजरिए, उसके आयाम बहुत सारे एंगल है, दृष्टिकोण है, उनके माध्यम से आप उन्हें देखते हैं तो मजा ही अलग आता है ना। वो तो है ही। और साथ में बुआ एक चीज और है ना कि शब्दावली जो है ना, शब्दावली जो आपकी वोकैबुलरी शब्द हैं, आप उसमें भी इजाफा होता है, या कहें कि जब हम बातें करते हैं, खासकर लेखन के जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब किताबें पढ़ते हैं तो जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, ऐसे नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जहां आप गूगल में भी आप नहीं सर्च कर पाएंगे। सही बात है। और वो बहुत कभी कभी बहुत स्थानीय बातें भी आ जाती हैं। किताबें हमारी दोस्त हैं, अर्थात हमारे दुखों का अस्त करती हैं, सकारात्मक सोच प्रदान करती हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाती हैं। हमारे विचार ही हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी, इसलिए विचारों पर सदैव ध्यान देना चाहिए। किताबें सुविचार की जनक हैं, आत्मविश्वास, मानसिक चेतना को बढ़ाती हैं। कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, इसलिए कलम से लिखी चीज महान होती है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है भाई। बहुत खूब लिखा है। और वैसे भी कहा गया ना बुआ की पढ़ना लिखना है, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। क्या सितारों से ऊंचा होगा नाम। वाकई बहुत अच्छा गीत था, ये संदेश देता हुआ ना। जी हाँ, यही तो हम कह रहे हैं ना कि हाँ, पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन ये बात भी है कि हर कोई चाहता है सितारों से ऊपर उनका नाम हो, और जाहिर है कि फिर हमारे पास कुछ ज्ञान होगा, बातें होंगी, तभी तो हम बढ़ पाएंगे ना आगे। तो किताबें दोस्त तो होती हैं, लेकिन ज्ञान में हमारे वृद्धि करती हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी है ना पूनम। बिल्कुल। बुआ जी, एक श्रोता है वो लिखते हैं कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इनसे दोस्ती करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ये मनुष्य को ज्ञान का अनमोल खजाना देती हैं। इनसे हम ताउम्र सीखते रहते हैं और विरासत के रूप में उन्हें सहेज के भी रखते हैं। पर दुखद है कि आज किताबें पढ़ने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। भाग दौड़ भरे जीवन में लोग पुस्तकालय जाना तो दूर, घर में रखी किताबें भी पढ़ना नहीं चाहते। छोटे बड़े सभी इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल व टेलीविजन में खोए रहते हैं। सूचना व नई तकनीक से खुद को जोड़ना गलत नहीं है, पर पुस्तकों से नाता जुड़ा रहे ये भी जरूरी है। घर पर माता पिता व स्कूल में अध्यापक बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और किताबों का मनुष्य से बहुत पुराना नाता है। प्रत्येक पुस्तक का एक अलग प्रकार के व्यक्ति की तरह है जिसे हम अपने जीवन में मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों से मिलते हैं वैसे ही किताबों से मिलते हैं। जैसे अपने मित्र को बुद्धिमानी से चुनते हैं वैसे ही अपनी पुस्तकों को बुद्धिमानी से चुने।
बहुत अच्छी सबक की बात इन्होंने कही है। और इन्होंने लिखा है कि वे आपको बना या बिगाड़ सकते हैं। अच्छी किताबें एक अच्छे दोस्त की तरह हमारे दिमाग को अच्छे विचारों और ज्ञान से समृद्ध करती हैं और अकेलापन महसूस नहीं होने देती। अच्छी किताबें हमारे दिमाग को समृद्ध करती हैं और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती हैं। और बुआ जी कहते हैं ना कि किताब पढ़ना भी एक कला है ना। अच्छा, उससे हाँ बिल्कुल हम एक ठहराव मतलब बैठ के पढ़ना चाहिए कि लेट कर पढ़ना चाहिए कि हाथ पे लेकर पढ़ना चाहिए? जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते अच्छा, हैं। किताब तो ऐसा है ना कि आप झूले पे बैठ के पढ़ सकते हैं, चेयर डाल के बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, या नीचे में पढ़ सकते हैं। हाँ, रेल यात्रा कर रहे हैं, कार से कहीं जा रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और तो कहना चाहिए कि एक ठहराव का काम है ना, जिसमें आप पुस्तक हाथ में लेते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। जैसा कि आपने बोला भी था, जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं तो उन पात्रों में हम डूब जाते हैं। कविताओं, रचनाओं में हम बिल्कुल इस तरह डूब जाते हैं जैसे कि उस पे हम पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है, बिल्कुल, है ना। उनको छुआ है हमने, किताबों को छुआ, उन रचनाओं को छुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किताबें जो हैं वो हमें बहुत अच्छा महसूस कराती हैं। लेकिन जरूरत है ना कि पहले आप उसे महसूस करें। अगर आप कहीं और, आपका दिमाग कहीं और होगा और आप सिर्फ पढ़ने के लिए किताब पढ़ रहे हैं तो ये बात नहीं बनेगी बिटिया जो तुमने अभी बताया है कि महसूस करें, उससे जुड़ाव महसूस करें, या उससे एक तारतम्य सा बन जाता है। कभी कभी तो लोग केवल पात्रों से नहीं, लेखकों तक से जुड़ जाते हैं, उसकी मनस्थिति को भी समझ लेते हैं कि इस मनस्थिति के कारण ऐसा ऐसा लिखा होगा या आगे क्या होगा, ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है ना। लेखक की जो शैली होती है, उसकी एक तरीका होता है, वो सब भी आप एक तरह से जब इतने ज्यादा जुड़ाव जब होता है तो ये सब चीजें आभास आपको होने लगता है, पता लगने लगती हैं। वो तो है ही। और एक चीज और भी है तो यानी तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि ये जो कला है हाथ में लेकर किताब पढ़ने की, उसको कायम रखा जाए। बिल्कुल कायम रखिए। और हम तो यही कहेंगे कि आपके जो भी, क्योंकि आज बाजार में हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, आपकी रुचि के हिसाब से आप जाइए, बाजार जाइए, वहां से जो पुस्तक आपको लगती है। आज बच्चों के लिए भी इतनी विशेष तरह की पुस्तकें बहुत सुंदर सुंदर, अरे बहुत प्यारी प्यारी चित्र बने हुए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही आनंद के साथ पुस्तक का मजा ले सकते हैं। क्योंकि बहुत रंगीन होती हैं, उनके कागज बहुत मोटे होते हैं। कभी कभी तो वो कोई जानवर आदि जो बने होते हैं बड़े उभरे हुए होते हैं, पूरा उसका एक मॉडल जैसा भी बना देते हैं। बिल्कुल। और आज तो बुआ जी, आजकल तो बच्चों के लिए ऐसे विशेष तरह की पुस्तकें आती हैं जिसमें मैग्नेट लगा होता है, चुंबक लगा होता है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि आप बच्चों को पढ़ाई के साथ कुछ सिखा भी सकते हैं। जैसे आप एक है अक्षर ज्ञान है, गिनती है, तो इस तरह की विशेष पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध हैं। क्या बात है। और बड़ों के लिए है, अगर आप विचित्र और हॉरर कहना चाहिए, इस तरह की पुस्तकें पढ़ने में अगर आप रुचि रखते हैं तो इस तरह की बुक भी है जो अंधेरे में आप खोलेंगे तो चमकती हैं। यानी कि आपको पूरा उसका एहसास भी मिलेगा, पूरा वातावरण वैसा ही बन जाएगा। बिल्कुल। तो पूरे उसी में आप लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हैं, है ना। कहीं कहीं ऐसा भी लगेगा। ओहो हो, क्या बात है। तो इस तरह की भी आप पुस्तकें आ गई हैं। बिल्कुल। तो लेकिन एक बात तो है ना कि फिर लोग कहेंगे कि हम फिल्म ही देख लें, है ना। तो भाई फिल्म देखना उसमें अलग बात है। और एक बात तो और है कि अक्सर क्या, अधिकतर अगर हम देखें तो जो भी फिल्में बनी हैं इस तरीके की किताबों पर, उपन्यास पर, या किसी की प्रसिद्ध जो भी साहित्यकार हुए उनकी कहानी पर, तो जिसने वो पुस्तक पढ़ी थी सबने यही कहा कि पुस्तक पढ़ने में जो मजा आया वो फिल्म देखने में नहीं आया। जबकि उसमें इतने चमत्कृत चीजें डाली जाती हैं, इतने इफेक्ट डाले जाते हैं, और आपकी जिंदगी से बड़ी साइज के लोग दिखाई देते हैं। कहते हैं लाइफ साइज से बड़े साइज के आपको हीरो हीरोइन या जो भी चरित्र होते हैं वो दिखाई देते हैं। इतना सराउंड साउंड होता है, संगीत होता है, लेकिन फिर भी वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाते जो ये अक्षर डाल देते हैं। क्योंकि बुआ जी क्या है ना कि जब हम पुस्तक से जुड़ते हैं तो हमारी जो कल्पना शक्ति होती है वो उसमें बढ़ोतरी होती है, कहना चाहिए। हम अपनी ही कल्पना में उड़ते हैं, हम अपने ही ख्वाब अपने तरीके से उस पुस्तक को देखते हैं। तो वो जो चीज होती है ना, उसका आनंद ही अलग है। और वो सबके अपने होते हैं, वो आपके खुद के होते हैं, वो किसी और के द्वारा बनाए हुए नहीं होते। यानी कि जो फिल्मकार है, जो दिखाना चाहता है, वो आप नहीं देखते, बल्कि आप अपनी कल्पना के उड़ान में उड़ते हैं। दिल दीवाना है दिल दोस्ती भी है ना, दिल से ही होती है दोस्ती, कहना दिल से होती है दोस्ती, और जो दिल से होती है वही कायम रहती है, ये तो सब लोग जानते हैं।
और बहुत सारी बातें किताबों के बारे में तो हमारे दोस्तों ने इतना ज्यादा लिख दिया है, कितने लोगों ने तो ढेर सारी किताबें भेज भी दी ना फेसबुक पर, है कि नहीं? बिल्कुल, पन्ने पलटे जा रहे हैं, हम लोग देखते जा रहे हैं। और वैसे बराबर हम पूनम बिटिया ये कहते हैं ना कि स्वार्थी होकर अगर हम सोचें तो भी हम देखते हैं तो किताबें हमारी इसलिए अच्छी मित्र हैं कि साथ नहीं छोड़ती, दुख हो सुख हो आपके साथ रहती हैं, कहीं बेवफाई का इनके में नाम नहीं होता है कि नहीं? एक अच्छी मित्र है, ज्ञान प्रदान करती हैं, हमेशा अच्छी बातें ही सिखाती हैं, पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हम राह भटकते हैं तो रास्ता दिखाती हैं। और हमारे एक साथी ने ये सारी बातें किसी ने लिखा है ना, तो ये भी लिखा है, पुराने मंदिर पुराना इतिहास नष्ट हो जाता है पर पुस्तकें हमेशा जीवित रहती हैं। तो इनका मतलब है कि कोई भी हम अगर स्मारक बनाते हैं या कोई भी इमारत होती है वो नष्ट हो सकती है लेकिन पुस्तकें जो हैं वो जिंदा रहती हैं। बुआ जी, जो ये श्रोताओं ने लिखा है कि ये सारी चीजें, तो मुझे लगता है बहुत सारी खूबियां हमारे दोस्तों से भी मिलती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा दर्शक होते हैं, वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये जो बातें अभी लिखकर भेज रहे हैं सब हमारे सच्चे दोस्त ही तो हैं। कभी मुलाकात नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन हम एक डोर से बंधे हुए हैं, है ना? कह सकते हैं कि विश्वास है ना? बिल्कुल, उनका विश्वास है कि हम 3 बजे आएंगे और उनसे बातें करेंगे। तो ये विश्वास यूं ही चलता रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और क्या? हाँ बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने बहुत प्यारी कविता लिखी है, मैं सुनाती हूँ। ये कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत होता है, अगर दोस्ती ही टूट हो जाए तो यही रिश्ता सबसे बदसूरत होता है। 2 दोस्त अगर बिछड़ जाए तो जिंदगी वीरान होती है। दोस्ती 2 दिलों को जोड़ती है, हमें हमेशा बांध कर रखना चाहिए दोस्ती प्रेम की डोर से, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता। क्या बात ये ऐसा ये लिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो भाई 2 लाइन और भी सुन लो। दोस्ती साज भी है, संगीत भी है, शेर भी, नमाज भी, गीत भी है। वफा क्या है? वफा भी दोस्ती है, दिल से निकली दुआ भी दोस्ती है। वाकई सच है। एक कहना चाहिए कि हमारे जीवन में एक सच्चा दोस्त अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे रिश्ते तो कहना चाहिए कि जब हम जन्म लेते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं तो बने होते हैं, लेकिन एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद कहना चुनते हैं और बनाते हैं और उसे कायम रखते हैं। वाकई बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है ना दोस्ती। देखो बहुत हम ये दिन मनाते हैं। जी हाँ, हम दिन मनाते हैं और ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि दोस्ती का अपनी एक खूबसूरती होती है। दोस्ती क्या है? बहुत अच्छी पंक्ति लिखकर भेजी है हमारे दोस्तों ने। दोस्ती क्या है? जब 2 जन हों पर हो एक हस्ती तो हो गई दोस्ती। बहुत सुंदर बात आपने लिखकर भेजी है। और ये जो हमारे साथी लिखकर भेजते हैं ये पंक्तियां, किस तरह से कार्यक्रम को सजाते हैं, ये तो है ही ना बड़ी बात। वाकई। और बुआ जी, एक चीज और है कि जब दोस्ती में गलत फहमियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन बन जाती है जगह बहुत है। कई बार ऐसा होता है। और अगर गलत फहमियां हो भी जाए तो हमें आपस में बातचीत करके उसे सुलझा लेना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि दोस्ती के बीच में गलत फहमी की गुंजाइश बहुत है, लेकिन उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है ना? क्योंकि क्या होता है कि जब हम जुड़े हुए रहते हैं तो हमारे विचार अलग अलग होते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, मत भेद हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ना। तो इसलिए बातचीत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विषय कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं, कोई ऐसा कहना वाकया हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति होती है, कहीं कहीं हर समय जरूरी नहीं है कि मतैक्य हो। एक बात और है कि कभी कभी आपका स्वभाव एक नहीं होता है। ऐसे दोस्त बहुत पक्के होते हैं, गहरे होते हैं, दोनों के आपको देख कर लगेगा कि अरे ये दोनों तो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हैं और कैसे दोस्त हैं। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनके में कुछ होगा चुंबक का जैसा आकर्षण और वो बिल्कुल बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम है। सच्चा मित्र वो होगा जो हर समय आपकी तरफ रहेगा। एक वास्तविक दोस्त आपके साथ हर समय आपको खुश करने के लिए रहता है। आपको अपने दोस्त का सदैव साथ देना चाहिए, दोस्ती को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सच्चा दोस्त खोना खजाना खोने के समान है और आप अपने खोए हुए धन को कभी नहीं पा सकते हैं। एक सच्चा दोस्त मुश्किल से आता है, तो ऐसे दोस्त की दोस्ती को अहमियत दें। बिल्कुल। और जैसा दोस्त हो उसे वैसा ही स्वीकार करें, उसे कभी बदलने की कोशिश ना करें ना। कोशिश करते तो हैं, नहीं बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्ती तो असली दोस्ती तो वही है ना कि जैसा वो है वो वैसा ही स्वीकार करें। बिल्कुल, तो दोस्ती कायम रहेगी। दोस्ती कायम रहेगी। और इसके संग संग वैसे तो संबंधों में भी यही बात होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम
कोशिश करते रहते हैं, और जिससे प्यार करते हैं सच बात है कि वो जहाँ जैसा है उसको वैसे ही खुश देखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और है ना। हम श्रोताओं से भी ये कहेंगे कि रविवार को जो दोस्ती का दिन हम मना रहे हैं, तो आप कैसे मना रहे हैं, अच्छे से मनाइए, अपने दोस्तों से मिलिए ना, पार्टी कीजिए, फोन में बात कीजिए अगर दूर हैं तो ना, तो बस वो दिन बहुत अच्छे से मनाइए। और क्या है ना बुआ जी, वो फ्रेंडशिप बेल्ट आता है दोस्ती के लिए, वो बांधना जरूरी है। हाँ, तो बारे बांध दीजिए। क्यों जब बनना ये बताओ, जब ये दोस्ती वाला जो बंधन था नहीं बनता था जो बाहरी, तब क्या दोस्ती नहीं थी? नहीं, लेकिन ठीक है, एक तरीका होता है और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें सामने होती हैं। और उस दोस्त से भी हम जिससे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, मन कर रहा है, इस बेल्ट को बांधने के बहाने हम मिल भी जाते हैं। लेकिन जब तुमने पार्टी की बात कही तो बहुत सारे चीजें भी बनानी पड़ेंगी, और क्या क्या बनेगी वो भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बुआ जी, वैसे तो बहुत सारे पारंपरिक व्यंजन होते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग व्यंजन बताएंगे। अच्छा ना, ये क्या फटाफट भी बन सकता है। हाँ, तो अंग्रेजी में है ना, फ्रेंडशिप डे, इसलिए तो आज हम मंचूरियन बताएंगे। अच्छा, तो एक जो व्यंजन है वो आपके पास है, आप बताएंगे कि मैं बता दूं? देखो, ये जो हम अच्छा बनाते हैं वो तो हम बता देंगे, लेकिन तुम जो अच्छा बनाती हो मतलब वो तो तुम ही बताओगी ना। तो ठीक है, तो आलू का मंचूरियन जो है, आलू क्योंकि उपलब्ध हो जाता है इजी। हाँ, आलू तो पूरे विश्व में कहीं भी कभी भी मिल जाता है। तो पहले हम उसकी रेसिपी और उसका व्यंजन बता देते हैं। सामग्री आपको लेनी है आलू, मैदा, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस यानी कि टमाटर सॉस, नमक, विनेगर, प्याज, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, प्याज भाजी जिसे स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं, शिमला मिर्च ना। तो क्या करना है कि आपको आलू के बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं, और उसको कढ़ाई में पानी जब आप गर्म करते हैं उस समय थोड़ा नमक डालें, और उसमें जो आलू के बड़े बड़े टुकड़े आपने किए हैं उसमें डाल दीजिए, और उसे थोड़ा उबलने दीजिए। मतलब पूरी तरह से नहीं गलाना है, अधपका सा करना है। अच्छा, उसके बाद कम से कम 8 से 10 मिनट, और फिर एक अलग से कटोरी में आपको आधा कप मैदा लेना है, 1/4 कॉर्नफ्लोर लेना है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा चिली पाउडर, अगर आप नहीं तीखा खाते तो मत डालिए चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, थोड़ा सा 2 चम्मच कच्चा तेल डाल दीजिए, और पानी डालकर ये सब घोल आप तैयार कर लीजिए। और आपने जो अधपका जो आलू आपने उबाला था, उन आलूओं को इस मिश्रण में मिला दीजिए, और जैसे भजिया आप बनाते हैं ना, उस तरह का गाढ़ा गोल कीजिए। अच्छा। और कढ़ाई में तेल गर्म करके डीप फ्राई, मतलब अच्छे से उसको कढ़ाई में तेल है, मतलब कि तलना है उसको, थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। अब इसके बाद क्या है कि ग्रेवी आपको तैयार करनी है। तो ग्रेवी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच आपको तेल डालना है। मतलब दूसरी कढ़ाई लें? दूसरी कढ़ाई। अच्छा, हमने सोचा जो ज्यादा वाला उसमें 2 चम्मच और डाल देना। अच्छा, एक ग्रेवी के लिए अलग कढ़ाई आपको लेनी है, उसमें लहसुन कटा हुआ डालना है, 2 हरी मिर्च। अच्छा। मिर्च का ऐसा है कि आप अगर तीखा खाते हैं तो डालिए, नहीं तो क्योंकि इसमें चिली सॉस है तो वो थोड़ा सा तीखा होगा। हाँ, तो प्याज पत्ता जैसा कि बोला थोड़ा सा कटा हुआ, ये थोड़ा थोड़ा डालना है। शिमला मिर्च और प्याज, ये भी बारीक कटा नहीं, थोड़ा मोटा मोटा इसको पीस इसके काट के उसमें डाल दीजिए और हल्का भून लीजिए। और उसमें फिर 1 टेबल स्पून आपको विनेगर, टमाटर सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और नमक जैसा आप खाते हैं, क्योंकि सॉस भी डला हुआ है तो ध्यान रखिए थोड़ा सा नमक उसमें होता है। हाँ। तो ये सब डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए हल्का सा, और उसको भूनने दीजिए। अब साथ में क्या, एक अलग कटोरी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को उसमें घोल दीजिए। अच्छा। और उस घोल को उस जो मिश्रण कढ़ाई में है उसमें डाल दीजिए। ये ऐसा करेंगे तो वो मिश्रण जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। हाँ। उसको गाढ़ापन लाने के लिए ये कॉर्नफ्लोर डालते हैं। जी हाँ। यानी मक्के का आटा डालेंगे। जी हाँ। अब जब ये हो जाए उसके बाद जो आपने आलू के जो तल के रखे हैं पकौड़े जैसे उसको उसमें डाल दीजिए। और आप ऊपर से सजाना चाहे तो स्प्रिंग अनियन जो
प्याज का पत्ता जो होता है उसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए और खा लीजिए। बिल्कुल सजाना चाहेंगे, और क्या, सजाना भी चाहिए, क्योंकि सजी हुई चीज जब आती है तो स्वाद और भूख दोनों बढ़ा देती है। तो ये जो तुमने ग्रेवी बताई है वो तो बना कर रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम दूसरा मंचूरियन बनाएंगे तो ग्रेवी वही काम आ जाएगी, दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारे साथी ने लिखा है कि दोस्ती के बारे में बहुत सारे जो विचार है हमारे साथियों के आए। इन्होंने लिखा है बड़ा महत्वपूर्ण है, आज दोस्ती के मायने बदल गए हैं। आज दोस्त सिर्फ स्वार्थ के लिए बनते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए बनते हैं। दरअसल दोस्त वो है जो सुख दुख का साथी हो। दोस्ती अमीर या गरीब ये नहीं देखती। आपने भी महसूस किया होगा कि जो बात हम अपने घर वालों से नहीं बताते वो बात दोस्तों से जरूर बताते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि किसी बात को मन में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मन बोझिल हो जाता है इससे। और इस बोझ को हल्का करने के लिए दोस्त वक्त आने पर अपनी जान हथेली पर भी रख देते हैं। परंतु दोस्त अब, जैसे पहले मैंने कहा था, बदल गया है। अब वो दौर खत्म हो गया, जमाना खत्म हो गया, जैसा कि पहले भी कहा। सबसे अच्छी बात है जो आज हम लोगों ने किताबों की बात की, किताब पढ़ने से पत्र बहुत बढ़िया लिखना आ जाता है, पता है। है ना, अच्छे शब्द मिल जाते हैं। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है भाई। इसमें तुम ऐसे आश्चर्य से पूनम बिटिया देख रही हैं जैसे कि पता नहीं क्या बात हो गई। नहीं, मुझे लगा था बुआ जी आप कुछ व्यंजन बताने। अच्छा, तुमने सोचा हम तो ऐसी बात कर ही नहीं सकते, प्रेम पत्र की बात। अरे सब लोग ने हर समय में खूब लिखे गए प्रेम पत्र। हाँ, ये कि जो ये तुम लोग बता रहे हो ना कि आज हम मंचूरियन बताएंगे, तो चलो ठीक है, बता देते हैं, हम भी बनाते हैं भाई चिली ब्रेड मंचूरियन। तो ग्रेवी तो तुम्हारी वाली रखी है ना, सब साथियों ने लिखा ही होगा। लेकिन इसमें हम जो चिली ब्रेड वाला जो बनाएंगे मंचूरियन, उसके बारे में बताते हैं कि ब्रेड स्लाइस लेंगे, चार पीस चाहिए, पत्ता गोभी चाहिए, इसके लिए गाजर चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर, तेल, विनेगर वगैरह तो उसके लिए चाहिए ग्रेवी के लिए। और जो 4 ब्रेड हमने लिए हैं उसे एक पीस लें अच्छी तरीके से। अगर आपको लगता है हाथ से उसको मैश कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिक्सी में पीस लीजिए उसको। अब इस पीसी हुई ब्रेड के साथ 2 चम्मच पत्ता गोभी जो कटा है बारीक काट लें, और 2 बड़े चम्मच गाजर घिसा हुआ यानी कद्दूकस जो करते हैं उसके कर लें, और 2 बड़े चम्मच कटी शिमला मिर्च ले लें। इन सबको मिला दीजिए अच्छी तरह से। अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच ये सब मिला दें, और नमक डाल लें। फिर उसके बाद सोया सॉस डाल लें आप 2 टीस्पून करीब। सब मिश्रण को मिला लें अच्छी तरीके से। बाद में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिला लें ताकि उसे बंध जाए अच्छी तरीके से। वैसे तो ब्रेड भी है तो बंध जाएगा अच्छे से। और फिर इसे आटे जैसा गूंथ लें। फिर इस आटे की छोटी छोटी लोई बना ले, बॉल बना ले, और अब चाहे तो इससे कोई भी शेप दे सकते हैं। वैसे तो मंचूरियन में गोल ही अच्छा लगता है। और फिर जैसे कि गरम तेल है कढ़ाई में, उसको खूब गरम कर ले। जब गरम हो जाए तभी उसको सुनहरा होने तक सेके। ठंडे तेल में न डालें, थोड़ा ज़्यादा गरम रहे, क्योंकि इसमें लगभग देखो सारी चीज़ें जो है पूनम पकी हुई हैं, तो कच्चे रहने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि आप गाजर भी कच्चा खाते हैं, शिमला मिर्च भी खाते हैं, पत्ता गोभी भी खाते हैं, ब्रेड है। तो फिर इसको आप तल लें अच्छी तरीके से। जब क्रिस्पी बन जाएगा कुरकुरा तो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रेवी पूनम ने बनाई थी ना, बस बना के रखी थी, उसमें डाल देंगे। बिल्कुल, वो ग्रेवी तो हर तरह के मंचूरियन में हाँ लगभग सब में वही जाती है। थोड़ा थोड़ा स्वाद आप 19-20 कर सकते हैं, लेकिन लगभग फ्लेवर वही रहेगा। हाँ, और जैसे कि हमने इतनी सारे व्यंजन विधियां बता दी हैं अपने श्रोताओं को, तो बस हम यही कहेंगे कि भाई अब जैसे सब लोग बनाएं। हाँ, तो बनाएंगे ना, खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं ना जी। लेकिन और भी साथियों ने भेजा भी है कुछ ना। हाँ, एक श्रोता है वो उन्होंने लिखा है चटपटे कॉर्न समोसे। तो फटाफट बता दें बुआ जी। पहले तो ये इन्होंने लिखा है सामग्री है 2 प्याले मैदा, 200 ग्राम आलू, 3 भुट्टे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1.5 चम्मच तेल, 1 चम्मच सीका जीरा, 1.5 चम्मच गरम मसाला। मतलब ये सब मसाला डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले मैदे में 1 चम्मच तेल का मोयन मिलाकर पानी से गूंथ लें। अब भुट्टे के दाने निकालकर उबालें और दरदरा पीस लें। वैसे तो भुट्टे के दाने मिलते हैं अभी। और आलू भी उबालकर मैश कर लें और भुट्टे के साथ मिला दें। अब आधा चम्मच तेल गर्म करें, इसमें दोनों तरह का धनिया डालें। बादामी होने पर बाकी सारे मसाले, आलू, भुट्टे का मिश्रण मिला दें, ठंडा होने दें। अब मैदे की लोई बनाकर गोल बेलें और 2 भागों में बांटें। मतलब बीच से जब काट लेंगे तो वो अर्धचंद्राकार जैसा बन जाएगा ना। हाँ। और हर आधे हिस्से में मिश्रण मिलाकर समोसे बना लें। तेल गरम करके मध्यम आंच पर समोसे गर्मा गर्म चटपटे खा लें। तलें पहले तब खा लें किसी चटनी के साथ, लेकिन अच्छी तरीके से जब मैदा चिपकाएं ताकि उसमें आलू बाहर नहीं निकले। तो इस तरह से व्यंजन का आनंद उठाइए। और अब सखी सहेली से हमें अनुमति दीजिए। तो पूनम त्रिपाठी और प्यारी बुआ का नमस्कार।